बीजेपी आगे काम करना है। 5 साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए, वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए एक तरफा कार्यवाही हुई है। इस सरकार के चलते या मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। अगर मैं खुलकर कहूं कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है इन हालात से, तो वो मुसलमान है। बात जब यूपी चुनाव की हो तो कानून व्यवस्था, सांप्रदायिकता सभी मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं। दोबारा सत्ता में वापसी करने की जुगत में अखिलेश अपने काम और राहुल के हाथ पर भरोसा कर रहे हैं, तो विपक्ष कानून व्यवस्था और सांप्रदायिकता का दांव खेलकर साइकिल की हवा निकालने में लगा है। मुद्दे और भी हैं, गरीबी, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधा, लेकिन शायद इनसे वोट नहीं मिलता, इसलिए इनका जिक्र सिर्फ घोषणा पत्र में ही होता है। मुद्दा नशे में डूबते युवाओं का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, लेकिन ये सब पंजाब में कल होने वाले घमासान से जुड़ा है। टूरिस्ट पैराडाइज गोवा में कसीनो चलेंगे या बंद होंगे, यहाँ के चुनाव नतीजे ये तय करेंगे। तो सवाल यही है, क्या गोवा और पंजाब में बीजेपी वापसी करेगी या आम आदमी पार्टी खेल खराब करेगी? क्या यूपी में 14 साल बाद कमल खिलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कल से शुरू हो रहे चुनावी घमासान का आगाज पंजाब और गोवा से हो रहा है, लेकिन पूरे देश की नजरें हमेशा की तरह किसी चुनाव पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश की अहमियत सभी पार्टियां समझती हैं। दिल्ली पर काबिज होना है तो यूपी फतेह करना जरूरी है। ये कहावत नहीं, सच्चाई है, और यही वजह है कि राजनीतिक दल कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसे मुद्दों को उठाना पड़े तो भी वो पीछे नहीं। 11 फरवरी को यूपी का दंगल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 73 सीटों पर होने वाली वोटिंग से होगा, जिसमें 26% मुस्लिम मतदाता हैं। मायावती ने आज फिर यूपी के वोटर्स को दंगों की याद दिलाई है, तो अमित शाह ने अपराधों का प्रदेश बताया है, और राहुल अखिलेश आगरा के रोड शो में काम गिनाते रहे। तो क्या गरीबी, बेरोजगारी, विकास फिर पीछे छूट जाएगा? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हम आपको अपने मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आईपी सिंह जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ जूही सिंह है समाजवादी पार्टी से, मेरे साथ रितु सिंह है बहुजन समाज पार्टी से, मेरे साथ कमल मित्रा चुनाव है आम आदमी पार्टी सपोर्टर, और मेरे साथ सरदार संसार सिंह है एसएडी लीडर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रितु सिंह आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं जूही सिंह आपके पास आऊंगा। रितु सिंह मैं आपके पास आता हूं। जूही सिंह, आज समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का एक और ज्वाइंट रोड शो हमने आगरा में देखा है, लेकिन आज एक चीज बड़ी अलग दिखी, और उस बारे में हम लोगों को पहले से ही पता चल रहा था। लखनऊ वाली तस्वीर नहीं दिखी। वो तार, वो खंबे, वो पेड़, वो सब पहले से हटा दिए गए, और कहा यह गया कि 18 फुट तक क्लियर किया गया पूरा रास्ता, ताकि वो लखनऊ में जो काम बोलता है करके जो वायरल हुई थी पिक, और तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी के काम पर जो सवाल उठाए थे, वो काम यहां पर दिखाने की कोशिश की गई। जूही सिंह, गौरव जी, कहीं एक छोटी सी जगह में तार जरूर रह गए थे और अच्छा हुआ तस्वीर वायरल हो गई। हमें भी समय रहते बिल्कुल चेत दिया गया। लेकिन आज एक और चीज़ देखी गई। राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के शो में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाए, जो हमने काम किए हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, जिन मुद्दों को आपने गिनाया उन्हीं मुद्दों को लेके जाए, मुद्दों की राजनीति करें। हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यदि कोई और कर रहा है तो उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन कोशिश यही है कि सकारात्मक। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब कर रहे हैं और सब आप पे आरोप लगा रहे हैं। पहला तो काम बोलता पे आप कह रहे हैं ठीक है कि एक छोटी जगह पे तार रह गए थे, चलिए मान लिया एक छोटी जगह पे रह गए हों, लेकिन अगर राजधानी में मुख्यमंत्री और इस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक के उपाध्यक्ष रोड शो करे और इस तरह के तार रहे हैं, तो सवाल बहुत सारे होते हैं। लेकिन
मान लिया आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे सांप्रदायिक राजनीति, लेकिन चाहे अमित शाह हो, चाहे मायावती हो, सब सैकड़ों दंगों के रेफरेंस के साथ आप पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 200 दंगे हुए सरकार के राज में, कोई कह रहा है 500 दंगे हुए सरकार के राज में, यानी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई आपके राज में। देखिए, अमित शाह जी अपने आंकड़े जो आज उन्होंने गिनाए वो कहाँ से लाए वही बेहतर बता सकते हैं। और उनके भाषण में सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा हमने एक तरफा कार्रवाई की है, कोई प्रूफ इसका नहीं है। इस तरह की बात करना चुनावों के पहले उनका ज़मीर उनको इजाज़त दे सकता है, हम नहीं करेंगे। और मायावती जी को कमरे से बाहर ही नहीं निकलना है, कमरे में बैठकर ही रोज आंकड़े देने हैं और उन आंकड़ों पर लोगों से कहना है कि मुझे वोट दें, मैं कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करूंगी, मैं कोई वायदा नहीं करूंगी, मैं एक रिपोर्ट कार्ड भी नहीं बनने दूंगी अपने लिए। तो अब ये उनकी तरीका है राजनीति का, वो हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन जोई सिंह, चाहे मथुरा हो चाहे मुजफ्फरनगर हो, सवाल तो उठे हैं आपकी सरकार में। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आईपी सिंह आपके पास आता हूं। तो आईपी सिंह, सवाल यहां पर यही है कि क्या वाकई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को यह फील हो रहा है कि वो जो एक बढ़त मोदी वेव के तौर पर उनको कहा जा रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में इस बार 14 साल का सूखा खत्म हो और कमल का फूल खिले, क्या फिर से ये साथ, यूपी को ये साथ पसंद आ रहा है और इस वजह से आप पीछे हो रहे हैं? देखिए, एक शहजादे समाजवादी पार्टी के हैं, श्री मुलायम सिंह के पुत्र हैं श्री अखिलेश यादव, और दूसरे शहजादे स्वर्गीय राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी। एक ने देश को लूटा और दूसरे ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। और जस पहले चरण की तारीख करीब आ रही है, मेरठ के अंदर अभिषेक की एक व्यापारी युवा था, उसकी हत्या कर दी गई। कल का मामला है लखनऊ, जो राजधानी क्षेत्र है, यहां एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती रही, लूटपाट होता रहा, इनके बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। आपको याद होगा कि बुलंदशहर के अंदर हाईवे पर जब माँ और मासूम बेटी के साथ रेप हुआ, तो मियां आजम खान जो समाजवादी पार्टी के चेहरा हैं, जो एक मजहब के आधार पर राजनीति करते, उन्होंने कहा कि ये विपक्ष की साजिश है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने जब जूते भिगा कर मारा मियां आजम खान के मुंह पर, उसके बाद तब जाकर शायद आईपी सिंह, ओके आईपी सिंह, मेरे पास भी बहुत सारे डेटा है, मेरे पास भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं उन सब को लेकर आऊंगा। लेकिन जरा एक दिलचस्प तस्वीर आज देखने को मिली है, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। यूपी को साथ पसंद है या यूपी को साथ पसंद है? ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ अखिलेश और राहुल, इस पोस्टर में यह कहा गया है कि यूपी को यह साथ पसंद है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और केंद्र मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के 7 बड़े चेहरे, जिसमें पीएम मोदी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक है, और नारा है यूपी को यह साथ पसंद है। तो मीम अफजल साहब, सर आप तो बहुत सीनियर हैं हम सबसे इस पैनल में, सर क्या पसंद आएगा यूपी को? साथ पसंद आएगा या साथ पसंद आएगा? इन 7 में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। अगर कोई इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा है तो बीजेपी के हमारे आईपी सिंह साहब बता दें, तो उसके बाद लोग फैसला करेंगे कि इन 7 में से कौन है ऐसा खुशनसीब जो बनना चाहेगा चीफ मिनिस्टर। या 7 के 7 का जो ग्राफ है वो क्या है आज की तारीख में, उसमें से कम 2 तो नहीं बनेंगे, लेकिन 5 जो हैं उनका ग्राफ जनता बड़ी अच्छी तरह जानती है और सारे सर्वेज में भी आया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। आपने अपने शुरुआत में ये बात कही कि कुछ पार्टियां सांप्रदायिकता का एक बार फिर सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो पार्टी जो सिर्फ सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, नोटबंदी के कीचड़ के अंदर इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है कि अब वो सबका साथ सबका विकास भूल गई और पुरानी राजनीति पे उतर आई। अमित शाह जी ने आज मेरठ मेरा घर है और मेरठ में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे उनके खिलाफ माहौल बना है। वहाँ जो एक बिजनेसमैन का कत्ल हुआ है, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। जो भी लोग होंगे उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। लेकिन मेरठ का मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी चुनाव होता है वहाँ के माहौल को हमेशा सांप्रदायिक ताकतें जो हैं बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। खुद मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो वहाँ पर बाकायदा
एक छोटी मासूम बच्ची का कत्ल इसी तरह गोली मार के किया गया था। लेकिन उस जमाने में जो भी कैंडिडेट थे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, हम सब ने एक जगह जाके कहा था कि जो लोग दंगा कराने की कोशिश करेंगे हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है। इसलिए कि जब दंगा होता है, ठीक है सर, तो मैंने वहां सारे कैंडिडेट को कहा था और मैंने खुद भी कहा था, सुन लीजिए ये बात जी, बोलिए कि बोलिए। हमारा बेटा नहीं मारा जाएगा। और हमारे जो दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका भी नाम लिया मैंने, और बीजेपी के कैंडिडेट, और उन्होंने भी इसकी तायीद की। और मैंने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं मारा जाता, गरीब आदमी मारा जाता है, इसलिए दंगों की राजनीति हमको नहीं करने दें। ठीक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो मेंबर जहनी तौर पर ठीक थे, इसलिए उन्होंने माना, और वो चुनाव ऐसा था जिसमें कोई दंगे की बात ही नहीं हुई। आज बदकिस्मती से एक बार फिर मेरठ को उसी दलदल में धकेलने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन उनको केवल नाकामी अमित हाथ शाह लगेगी, इसलिए अमित शाह ने यह बात दंगा नहीं अगर कही है। होता अमित शाह 200 दंगों की बात कर रहे हैं, मायावती 500 दंगों की बात कर रही हैं, और उस पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है जिसके साथ आप उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, जिसका साथ आपको पसंद आ रहा है। मुजफ्फरनगर का रुकिए, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए, रुकिए। जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे, जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे, सुन लीजिए, जिस वक्त ये दंगे हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी उस वक्त? में अखिलेश यादव मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये दंगे हो रहे थे, जोई सिंह रुकिए, जोई सिंह रुकिए, क्या कर रही थी उस वक्त? अखिलेश यादव नहीं थे, आपको कैसे पता श्री हमारी मुलायम पार्टी सिंह की? यादव जी नहीं। चेहरा थे। नहीं, आप जो कह रहे हो दंगे, आज आपको 500 दंगे याद कराए। अरे दंगा कराने वाली पार्टी तो आपकी है भाई। के साथ मुजफ्फरनगर में दंगे कराए किसने? श्री राहुल गांधी का, इसलिए उनके साथ आप खड़े हैं। नहीं तो सर, अगर कोई पार्टी दंगा कराने जा रही है तो क्या जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई यहां पर जिम्मा नहीं बनता उसको रोकने का? जाति पंथ और मजहब एक मिनट, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए। जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। आईपी सिंह रुकिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह मैं आ रहा हूं। हमें इस बात का इल्म है कि हमें इससे बिल्कुल बचना, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं, लेकिन आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए, मैं आ रहा हूं। आप इसका विरोध नहीं करते हैं, आप लोग दंगा कराने में पेश रहते हैं। आप दंगे कराने वाली पार्टी हैं, आपको सारे देश में दंगाई पार्टी बोला जाता है। मेरठ का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, बरेली का दंगा कराने वाले आप थे। 1700 कराने वाले आप थे। 1798 हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, हमने रोका उसको। अफजल साहब, कराने वाले आप थे। दंगे आप कांग्रेस के रहते हुए हैं। ठीक है, ओके। ऋतु सिंह, दंगों का नुकसान किसको होता है ये तो बता दीजिए। दंगे का नुकसान किन लोगों को होता है, जरा उनका नाम भी तो ले दीजिए आईपी सिंह जी। लेकिन उनको दंगों से नुकसान सबसे ज्यादा होता है। मैं एक डेटा देता हूं। अरे उनका नाम भी तो ले दीजिए। 1968 दंगा बता रहे हो, ले लीजिए, मरने वाले कौन थे ये भी बता दो ना। एक एनआईए की रिपोर्ट है, वो कहती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट वो कहती है कि 1968 से लेकर 1989 के बीच 24 दंगे हुए, 24 में से 23 दंगे मुसलमानों के कारण हुए थे। इसलिए मीम अफजल साहब, दंगे आपके वजह से होते हैं, और दंगों में नुकसान यही हम चाहते थे कि आप बता दें। बहुत अच्छा किया आपने। ओके, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह, पूरा देश मानता है। आईपी सिंह रुकिए। मीम अफजल साहब, ओके, मैं आ रहा हूं। ऋतु सिंह, सबसे बड़ी बात बीएसपी के लिए मालूम है यहां पर जो उनके फेवर नहीं जा रही वो क्या है कि चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो, दोनों आपको लड़ाई में नहीं मान रहे। आज आगरा में अपने रोड शो में राहुल गांधी ने कहा कि मैं मायावती जी के लिए क्या बोलूं, वो तो लड़ाई में ही नहीं है, और मायावती कह रही है 500 दंगे हो गए इस सरकार के राज में। आप कैंपेन आपकी नेता का चल रहा है, लेकिन कोई आपको लड़ाई में नहीं मान रहा। इस महामुकाबले में कोई आपको गिन तक नहीं रहा। सर, ये तो लोगों की सोच होगी या इनका अपना एक वो होगा, क्योंकि अभी मैं लखनऊ गई थी, मैंने तो ऐसा बीजेपी के बारे में सुना नहीं कि कोई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आने वाली है। ये तो सिर्फ मीडिया की सरकार तो केंद्र में है ही नहीं, मतलब यूपी में कि आप ये लोगों की उपज है या मीडिया की उपज है कि बीएसपी नहीं है, और बीएसपी सरकार बनाने वाली है। आप देखिए सपा सरकार में जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मायावती जी के बारे में नहीं बोलूंगा। वो बाहर है, वो कहां खड़े हैं 27 साल से यूपी में?
जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मुझे बताए ना राहुल जी 27 साल से बाहर है, और क्या यूपी में दंगे नहीं हुए? और बीजेपी के तो 73 एमपी थे, तो इन लोगों ने उन दंगों में क्या करा? जो ये दूसरों से पूछते हैं कि अपोजिशन में खड़े हो गए तुम लोगों ने क्या करा, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इन्होंने क्या किया। और हमारे घोषणा पत्र की बात करते हैं, हम अपना घोषणा पत्र क्या कहते हैं लागू नहीं करते हैं, लेकिन हम काम में विश्वास करते हैं। इनकी तरह अच्छे दिन दिखाने के बहाने नहीं करते कि अच्छे दिन, आज तक तो लोगों के अच्छे दिन आए नहीं, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में तो आए नहीं, तो इन लोगों की तरह वादे नहीं करते हैं, सिर्फ काम करने में और क्या कहते हैं विश्वास करते हैं। इसलिए हम अपने घोषणा पत्र की भरी हुई है, ठीक है, उनके बंकर तो भरे हुए हैं। आप गरीब जनता सरे आप तो अमीरों की सरकार है, 20% पूंजीपतियों की सरकार है। मालिया भाग गया तो एक जुमला और बजट में दे दिया कि अब कोई भागेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मालिया पे कार्रवाई कर लीजिए, इसलिए जुमले है ना बीजेपी छोड़ना बंद कर दे। किसानों के लिए क्या किया बताएंगे? नहीं, बजट में क्या किया? बीएसपी लड़ाई में है ऋतु सिंह, बीएसपी लड़ाई में है ऋतु सिंह महामुकाबले में बीएसपी दिखाई दे रही है। में अभी आपको पता चलेगा 11 मार्च को, अभी इसलिए अपना मीडिया आंकड़े ना लगाए, उस समय बताएगा। क्योंकि किसी भी ओपिनियन पोल में या किसी भी सर्वे में आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। चलिए मैं पंजाब और गोवा पे भी आऊंगा, लेकिन एक मिनट, मैं पंजाब और गोवा पे भी आऊंगा। बता दीजिए आईपी सिंह जी, बता दीजिए। आईपी सिंह यूपी में कब? देश में तो आए नहीं, अब यूपी में किस मुंह से जाएंगे आप अच्छे दिन के वादे लेके नोटबंदी के लिए? बताए लोगों को, कौन सा गरीब आदमी साइकिल से उतर के स्कूटर पे चढ़ गया और कार वाला कौन सा गाड़ी से उतर के स्कूटर पे आ गया? तो बराबर कहाँ हुआ? मुझे बताएंगे कोई बराबर हुआ? गरीब आदमी उसी साइकिल पे चल रहा है या पैदल चल रहा है? आपने इस डिबेट में 3 बार साइकिल कहा और लोग आपको समाजवादी पार्टी का नेता समझ लेंगे ऋतु सिंह। अरे वो तो नहीं, चलिए जोक से बात, चलिए ठीक है, लेकिन रुकिए। आज भी लोग क्या कहते हैं, जो गाड़ी में वो वही है, तो कहा नोटबंदी कहीं? ठीक है ऋतु सिंह रुकिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी जी ने एक जुमला जो बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। ओके, कमल मित्रा चुनाव कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम इतिहास को ना मोड़े। हाँ, जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है, मैं टीम के साथ गया था, संगीत सिंह सोम जो भाजपा का नेता था वो उसमें शरीक था। जहां तक आपने राम मंदिर का उठाया है, बाबरी मस्जिद को भी खंडित करने के लिए भाजपा का हाथ था, और उसके बाद 25 साल तक आप राम मंदिर बना नहीं सके। भाई आप जहां तक अयोध्या की बात थी, उसकी रिपोर्ट थी सरकार की जिसमें न्यायाधीश शामिल थे। तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से आप लोगों को नहीं समझाएंगे। और राम मंदिर पे आस्था तो ये भी रखते हैं, लेकिन आस्था के नाम पे सिर्फ जुमला छोड़ते हैं। राम मंदिर, आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह एक मिनट, आईपी सिंह रुकिए। मगर तुलसीदास ने कभी ये नहीं कहा अपने लेख में रामचरितमानस पे कि भगवान राम को कोई जगह की जरूरत थी रहने के लिए। आपने इसको जुमला बना लिया है और उस पे सरासर गलत बात कह रहे हैं। चलिए, तो आप पे एक और जुमले का आरोप लग गया। मुजफ्फरनगर के बारे में भी ये है और हाशिमपुरा के और मेरठ के बारे में ये है। ठीक है, तो दंगे ठीक है आप करते हैं, औरों को मत बताइए। ओके, लेकिन आरोप लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार पर। और जूही सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। जूही सिंह, सबसे बड़ा आरोप तो लॉ एंड ऑर्डर का लगता ही है। तमाम लोग कहते हैं गुंडों की पार्टी, लेकिन जूही सिंह, आज केशव प्रसाद मौर्य ने एक नया नारा बताया है जी मीडिया से बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि आप जानते हैं यूपी में एक नया नारा लग रहा है। हमने पूछा कौन सा नया नारा, तो वो कह रहे हैं यूपी में नारा लग रहा है कि अखिलेश भैया और राहुल तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। वो कह रहे हैं ये नारा लग रहा है यूपी में कि कितना भी संघर्ष कर ले, यूपी की जनता मोदी जी के साथ है। हाँ गौरव जी, पहले तो इन्होंने हमारा घोषणा पत्र चोरी कर लिया, 3 मद्दू को छोड़कर, 3 तलाक और राम मंदिर और एक कैराना जो इनके खुद उत्पन्न किए हुए हैं। और दूसरी बात, अब हमारा स्लोगन चोरी कर लिया कि यूपी को ये 7 पसंद है तो ये ले आए, 7 पसंद है। तो इनकी तो इतने आलसी हो गए हैं भाजपा वाले कि ये अपनी माइंड का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तो आपने उनका सलाहकार आपके सहयोगी ने रख लिया, तो कहां से लाएंगे? लोकसभा चुनाव का सलाहकार आपके सहयोगी ने ले लिया इस चुनाव में।
तो हम उनसे पूछेंगे कि हमारा जो स्लोगन है उन्होंने इनको लैंड तो नहीं कर दिया, बिल्कुल पूछेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन फिलहाल हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अभी आईपी सिंह साहब भाषा और परिवार की मर्यादा व्यक्तिगत बता रहे थे। आज केशव प्रसाद मौर्य का बयान जो व्यक्तिगत है हमारे मुख्यमंत्री पे, उसकी मैं निंदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो किसी के परिवार के बारे में बात करें तो ये बात कहीं और भी जा सकती है। व्यक्तिगत बयान, हम व्यक्तिगत बातें कर भी नहीं रहे, हम कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे। यहां पर विचारधारा की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। लेकिन इस नारे का क्या मतलब निकाले? वो कह रहे हैं कि यूपी के लोग मोदी जी के साथ हैं। मीम अफजल साहब, आपको क्या मतलब दिखता है इस नारे का, जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 11 केसेस हैं, जिसमें कत्ल से लेकर तमाम तरह के मुकदमे हैं, दंगा कराने के भी मुकदमे उनके ऊपर कायम हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अमित शाह जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे चलते रहे हैं और कहाँ कहाँ उनको निकाला गया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दंगा की बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने दंगे करा के तरक्की की है, इस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश में तरक्की करेगी। मुझे लगता है कि देश के लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं किसी कम्युनिटी का नाम लेके बात ही नहीं करता हूँ। मैंने आईपी सिंह जी से कहा कि बताइए, आपने ये तो कह दिया 500 दंगे हुए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? तो उन्होंने कहा मुसलमान कराते हैं। अब पूरा देश देख रहा है कि हम ही, यानी जो मुसलमान हैं वही इस देश में दंगे कराते हैं। और कितनी सच्चाई है उसका चुनाव साहब ने जिक्र कर दिया। अफजल साहब की बात पूरी हो जाए, एक मिनट, ऋतु सिंह रुकिए, आप ऋतु सिंह रुकिए, मीम अफजल साहब की बात पूरी हो जाए, ऋतु सिंह रुकिए, ऋतु सिंह रुकिए, मीम अफजल साहब की बात पूरी हो जाए। आप सीनियर आदमी हो, आप सीनियर आदमी हो, मेरी बात का जवाब देना। आप मैं कह रहा हूं आईपी सिंह जी, आप सीनियर आदमी हो, अगर आप बीच में टोका टाकी करोगे आपका अपना इमेज खराब होगा। आप मेरी बात का पूरी तरह जवाब दीजिए, मौका आपको मिलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जैसे अगर सीनियर लीडर इस तरह की बात टेलीविजन चैनल पर, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके आप मजहब के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और कास्ट के नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन आपकी पार्टी ने सबका साथ सबका विकास छोड़ करके आपने वही राजनीति शुरू कर दी। लेकिन भाई आप कहां हो? अभी आप पर कितने मुकदमे बनने वाले हैं? साहब, मैं आपके अच्छे सवाल को लेकर जाऊंगा आईपी सिंह के पास। लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अफजल साहब गलती करें और आपके ऊपर मुकदमे बने। अफजल साहब, मैं आपके इस आरोप को, आपके सवाल को लेकर जाऊंगा आईपी सिंह के पास, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, आपने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं एक जाति विशेष की राजनीति करने का, उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं एक वर्ग विशेष की राजनीति करने का। सर, उसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे आप? देखिए, अगर आप मैं आपकी बात सुनता हूं, अभी सुनकर आपको जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस जाति की आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, उसकी तादाद कुल 10% है। क्या 10% से राजनीति हो सकती है? आप मुझे बताइए। अगर वो 10% की राजनीति कर रहे हैं, सर 13% है, 10% भी नहीं। और अगर 2% भी हो तो क्या किसी जाति विशेष के लिए राजनीति की जानी चाहिए? आप जिस तरह से अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, उस तरह की सेकुलर राजनीति सबको नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपकी बात का जवाब ये दे रहा हूं कि अगर वो एक जाति की राजनीति करते होते तो 29.5% जो वोट मिला है, जरा मुझे बताइए बाकी किसका वोट है? क्या बाकी लोग उनके साथ नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं कि वो एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं? सर, वो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर भी सबसे ज्यादा उन पर आरोप लगता है। लेकिन बिहार के अंदर सारे लोगों ने वोट डाला और बीजेपी का डब्बा गोल हो गया। आज यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी हुई है तो इनको खौफ चढ़ गया। ये सबका साथ सबका विकास छोड़ने के बाद छोड़ चुके। अब उसके बाद किराना, चलिए आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए। पिछले 1 साल में बीजेपी ने किराना का मतलब कितनी बार उठाया? और एक बात और सुन लीजिए, 11 तारीख के चुनाव के बाद और 15 तारीख के चुनाव के बाद किराना इनके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्शन अब दूसरी तरफ चला जाएगा। ये वेस्टर्न यूपी में किराना। चलिए आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए आईपी सिंह साहब, फिर पंजाब की बात करेंगे। इसके बाद इन्हें याद नहीं आएगा, बता दूं मैं आपको। आईपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये धोखा देने वाले लोग हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और जब उन्होंने जिस कॉन्टेस्ट में इस बात को कहा, वहां हमने कहा कि एनआईए की रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, मेरे पास पूरी की पूरी और रिपोर्ट पड़ी है जिसमें कांग्रेस शासित
ये उत्तर प्रदेश था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश के कौन साथ सी एनआईए की रिपोर्ट है, जरा मुझे बताएंगे आप? 68 से लेकर आप 89 बिल्कुल तक गलत कर रहे हैं। 24 एनआईए दंगे की कौन सी हुए। रिपोर्ट है, उस दंगों बताइए में आप मैंने मुझे। कहा कि 23 दंगे, और अगर एक एनआईए ने ऐसी मजहब रिपोर्ट दी है विशेष के तो कारण आप हुआ था। पूरे देश में इसके ये ऊपर- आंख खोलने वाली बात है। आप अगर एक मजहब को लेकर राजनीति करते हैं तो आप सेकुलर हैं, आप एक जात को आप लेकर करते हैं। राजनीति करते हैं तो आप सेकुलर करते हैं, हैं। लेकिन मजहब की इस राजनीति देश का आपके अलावा इस देश में बहुसंख्यक कोई नहीं के करता। साथ अगर उनके पक्ष की दो मजहब बातें की कहते राजनीति हैं, आपके तो अलावा इस आप देश में कोई नहीं सांप्रदायिक हो करता। जाते हैं। आप मजहब के आधार पर वोट मांगते हैं तो सांप्रदायिक नहीं है। जब श्री राहुल गांधी, कभी नहीं श्रीमती मांगा, सोनिया गांधी, कभी नहीं और मांगा। दूसरी तरफ और श्री आज भी मुलायम नहीं सिंह मांग रहे हैं हम। यादव और न मजहब अखिलेश के आधार यादव पे, न मुजफ्फरनगर के जात पात के आधार पर। दंगे को लेकर खड़े हुए थे। यही कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। कांग्रेस की मांग थी कि मियां आजम खान के खिलाफ बताया कार्रवाई तो होनी आपको। चाहिए। किराया ये वही उठा रहे हो, कांग्रेस मुजफ्फरनगर थी। क्यों नहीं उठाते? लगातार वहां समाजवादी से जो पार्टी लोग की पलायन विरोध करके उनकी करती बात रही। क्यों नहीं करते? लेकिन ये गठबंधन ठग बंधन है, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया। विश्वास करिए कि ये जो शहजादे हैं, जिन्होंने लूटा है पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे पंजाब या गोवा, अरे शहजादा यहाँ की कहते जनता कहते कांग्रेस को मोदी जी माफ बादशाह करने सलामत वाली बन नहीं गए। है। मीर अफजल साहब इस बात को नोट कर लीजिए। शहजादा और कहते देश की कहते जनता मोदी जी ने बादशाह आपको सलामत आपके बन गए। कारनामों के कारण धूल बादशाह भी चटाया इतने है। डिक्टेटर नहीं जो होते जितने मोदी जी 440 बन गए। सीट पाने वाली कांग्रेस थी, वो 40 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद आप जैसे सीनियर कांग्रेसी लीडर के अगर आंख नहीं खुलती है, ठीक है मीर अफजल साहब, ओके आईपी सिंह, ओके देश के अंदर ओके सर लेकिन एक बात तो है मीर अफजल साहब आप इस बात को मानेंगे, एक पार्टी पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते। कोई पार्टी अगर किसी धर्म विशेष की राजनीति करती है तो कोई पार्टी किसी वर्ग विशेष की राजनीति करती है। आजम खां का बयान अभी हमने सुनवाया था अपनी इस रिपोर्ट में, जो आपने भी सुना होगा, किस तरह से वो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि इस गठबंधन की तरफ आएंगे, वो वोट डालेंगे। तो सर कहीं ना कहीं उन पर भी नजर डालनी चाहिए आपको। लेकिन एक मिनट आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह होल्ड ऑन, कि वो 5-7 बच्चे पैदा कर सकती है। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन ऐसे आईपी सिंह होल्ड ऑन ऐसे नेता मैं पंजाब में आता हूं, आईपी सिंह पंजाब में आता हूं, क्योंकि पंजाब में आप सरकार में है गठबंधन के तहत, और कहा जा रहा है कि उस गठबंधन की जो इस वक्त हालत है सबसे नाजुक है। मीर अफजल साहब थोड़े पंजाब की बात करते हैं। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के बैठे हुए हैं यहाँ पर सरदार संसार सिंह साहब, और पंजाब और गोवा में क्योंकि चुनाव सबसे नजदीक है, सरदार सिंह साहब क्या दिख रहा है पंजाब में? क्या वाकई 10 सालों की सरकार जा रही है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन उसने जिस तरह से मजबूती के साथ इन चुनावों में बढ़त हासिल की है, इन चुनावों में जिस तरह से उनका समा बनता हुआ दिख रहा है, लग रहा है इस बार कुछ खेल कर जाएंगे वो। गौरव जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का करता हूं, क्यों जिन्होंने हमें यहाँ पब्लिक के सामने कुछ विचार रखने का समा दिया है। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ MLA ਹੈ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ। चलिए ठीक है, ओके
ओके सर ओके कमल मित्रा चिनॉय, तो ये तो कह रहे हैं कि कोई पार्टी यहाँ पर पंजाबियों के लिए कुछ करने नहीं जा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी सपोर्टर के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कई मसले हैं जिससे शिरोमणि अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन है उस पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी है। तो जो टक्कर है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। रही बात कि दिल्ली में क्या किया, दिल्ली वाले देख सकते हैं क्या किया, बट एक मामला है पंजाब में जिससे असर पड़ेगा और वो है नोटबंदी, और खास तौर पे जो नुकसान हुआ है किसानों को। और मुझे लगता है कि ये मामला से आपको फायदा है, मगर देखना होगा कि ये वोट्स जो हैं, ये मत जो हैं, वो सीट में कैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि लगता है मालवा रीजन और रीजन्स में ये काफी मजबूत हो गए हैं और उससे उनको फायदा होगा। मगर लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से आरोप लगा एक ऐसे विवादित शख्स के घर रुकने का, उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई ये कैसे यहाँ ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब दिख रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं यहाँ पर पंजाब में। देखिए, आरोप तो सब पे लगे। अमरिंदर सिंह पे सरकार ने डाल दिया कि स्विस बैंक का पैसा है। तो ये राजनीति तो इतना साफ सुथरा नहीं रहता जो रहना चाहिए था पहले। तो इस तरह के आरोप होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी फिर इसी तरह से सारे वो नहीं कह रहा हूं, चुनाव जीतने का ही मोटो है उनका। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि विचारधारा पे लोग लड़े, अपने काम पे लड़े, इस तरह के झूठे आरोप न लगाए। और अमरिंदर सिंह पे मैंने इसलिए झूठे क्या, तो रुके हैं, वो तो कह रहे हैं वो भी नहीं, उनसे कुछ पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो बात ये है कि, और जो सरदार जी ने भी कहा है कि जो काम किया है लोगों ने वो सामने लाना चाहिए और फिर देखना चाहिए क्या होगा। मगर एक चीज है कि जो कुछ भी हो, भाजपा और अकाली दल को बहुत बड़ा टक्कर लगने वाला है। और ये शायद जहां तक मैं जानता हूं, ये जो दूसरे जगह हैं, खास तौर पे गोवा, मैं यूपी पे अब टिप्पणी नहीं करूंगा, वहां पर भी ये होगा। गोवा में क्या होगा? गोवा में जहां तक मैं जानता हूं कांग्रेस काफी आगे है। चलिए ठीक है, मीर अफजल साहब, पंजाब क्योंकि एक बड़ा सूबा है और सबसे बड़ी राहत की खबर इस अभी तक पंजाब में आपके लिए आती दिख रही है। मीर अफजल साहब, क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुकाबला आपका किससे है, आम आदमी पार्टी से या अकाली से और बीजेपी गठबंधन से? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर चुनाय को मुबारकबाद दूंगा। हालांकि वो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, बहुत कम प्रवक्ताओं की हिम्मत होती है कि वो इतनी बात करें। उन्होंने बजाय एक प्रवक्ता के एक एनालिसिस किया है, एक इंटेलेक्चुअल की तरह। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। काश के ऐसे लोग थोड़ा एनालिसिस भी करना सीखें और सिर्फ ये ना करें कि भाई एक ही पार्टी है और हमारे अलावा कोई नहीं जीतेगा। चूँकि उन्होंने पंजाब का जिक्र किया है, तो मैं भी उन्हीं के अंदाज में इसका जवाब देना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि पंजाब के अंदर अकाली और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहले ही से बदनाम हो चुका था, पहले ही से एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसके लिए ड्रग्स का जिस तरह से वहाँ पर फ्लो हुआ है, उसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और रही सही कसर जो है नोटबंदी ने पूरी कर दी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पंजाब के अंदर जब शुरू में केजरीवाल जी गए थे तो उनका बड़ा स्वागत हुआ था और बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला था, और हमको भी ऐसा लगता था कि केजरीवाल वहाँ पर एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज होने के बाद उनकी मकबूलियत में कमी आई है। मैं ये मानता हूँ कि इस वक्त जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी का ही है। ठीक है, जहाँ तक अकाली दल की और इनकी बात है, और जहाँ मैं एक बात और जोड़ दूँ, उन्होंने गोवा का भी जिक्र किया। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने खुद ये माना कि गोवा के अंदर कांग्रेस के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर डीमोनेटाइजेशन का जो असर है वो ज़मीन पर है। यानी जो 60-70% आबादी है, ख़ासतौर पे किसान, गांव के लोग, उनको जितना भारी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति ना तो बजट के अंदर हुई है और ना ही सरकार ने किसी और तरीके से की है। ठीक है, जो इसलिए मैं आता हूं उत्तर प्रदेश में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जाएगा और हर जगह उनको नुकसान पहुंचेगा इससे। ठीक है, जोई सिंह, मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूं, लेकिन उससे पहले आईपी सिंह आपसे कमेंट लेना चाहूंगा पंजाब पे ही। तो आईपी सिंह, एक बड़ा किला आपका ढहेगा और ठीक है आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 10 साल से सरकार में थे और हो सकता है जैसा कि अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस तरह से यहां पर लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अकाली का गठबंधन तो तीसरे नंबर पर दिख रहा है।
देखिए मीम अफजल साहब, मैं फिर ये कहूंगा कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, और इतना बड़ा ठग अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली को ठगा, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया, और अरविंद केजरीवाल की टीम के जो 17 मेंबर है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। वो सब के सब ना पंजाब की भाषा जानते हैं, न वो दुआबा के बारे में जानते, न मालवा क्षेत्र के बारे में जानते, न पंजाब की संस्कृति को जानते। पंजाब एकमात्र ऐसा सूबा देश का है जिसके गांव और शहर का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, नहीं लगता कि ये गांव है या शहर है। उस पंजाब को बदनाम करने का काम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने किया है। अगर 10 साल हमारी सरकार थी, अकाली दल शिरोमणि की सरकार हमारे साथ थी, तो 10 साल पहले मीम अफजल साहब आपकी सरकार थी। क्या ड्रग को लेकर, उड़ता पंजाब को लेकर आपने पंजाब का अपमान नहीं किया? क्या अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को एक तरह से पूरे दुनिया में बदनाम करने का काम किया है? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे 10 वर्ष तक हमारी वहां सरकार रही हो, लेकिन 34% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी आज भी 48 सीटों से लेकर 59 सीटों के बीच पाने जा रही है। और जो 117 सीटें पंजाब के अंदर है, फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वापसी करेगा निश्चित तौर से। और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गोवा में भी हमारी सरकार होगी। हमने कांग्रेस के तमाम महाभ्रष्ट मुख्यमंत्रियों की तरह बार बार मुख्यमंत्री बदलने का काम गोवा में नहीं किया है। अगर हमने मुख्यमंत्री वहां से हटाया तो देश का यशस्वी वहां डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। आज चलिए मैं एक सवाल इसी से जुड़ा लेता हूं। मीम अफजल साहब, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला, और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी, अकाली और कांग्रेस में पैक्ट है, क्योंकि वो हमारे ऊपर तो खूब जहरीले बार छोड़ रहे हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने सीधे राहुल गांधी पे एक हमला बोल दिया। देखिए, हमारा सीधा मानना है कि हमने कभी भी किसी को भी नहीं बख्शा जिसकी जो खराबी है वो बयान की है। अभी जो आईपी सिंह जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि दिल्ली में उन्होंने लूटने का काम किया। उन्होंने सिर्फ बिजली और पानी, इन 2 चीज़ों पर खेल किया है पूरा। बाकी दिल्ली की हालत वही है, गरीब लोगों की हालत वही है। कोई उन्होंने मकान नहीं बनवाए, उन्होंने कोई कॉलोनीज को रेगुलराइज नहीं किया। दिल्ली का अपना एक अलग मसला है, लेकिन पंजाब में वो गए थे। जाहिर है एक हवा थी शुरू में आप पार्टी की, और उस हवा के सहारे जब वो पंजाब गए थे, और मैं आपको यहाँ कहूँगा, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आज से 10 महीने पहले, 9 महीने पहले मैं गया था गोवा। वहाँ लोगों ने मुझसे जिक्र किया, जबकि केजरीवाल जी ने वहाँ विजिट भी नहीं किया था, लेकिन लोग उनकी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम एक नई पार्टी को आजमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ भी वो अपना जो वर्चस्व है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर थोड़े से नाकामी का सबूत दिया है, उससे लोग ऊब गए। और जिस तरह वो दावे करते हैं और फिर दावों को छोड़ करके वापस अपने उसी चीज़ों पर आते हैं जिनको वो नेगेट पहले करते रहते हैं। वो कहते हैं हम सबसे अलग तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली आते हैं तो पता लगता है कि सारी पॉलिटिक्स वो वही कर रहे हैं जो देश में हर पार्टी करती है। तो लोगों ने उन पर वो भरोसा जो जताया था वो टूट गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पार्टी जो है वहां कुछ सीटें जरूर जीतेगी गोवा में, लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जहां तक मैं फिर से उत्तर प्रदेश पे लौटना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कमल मित्रा चुनाव कुछ कह रहे हैं। मैं आईपी सिंह साहब 1 मिनट पंजाब पर 1 मिनट बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले कमल मित्रा चुनाव। देखिए मीम अफजल साहब, आप उत्तर प्रदेश से, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। पंजाब में जिस ड्रग को लेकर चर्चा हुई, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भांग नहीं खाई जाती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्मैक का अवैध कारोबार नहीं होता है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर गांव से लेकर कस्बे शहर तक बीड़ी नहीं पी जाती है? लेकिन उसकी कितनी चर्चा हम आज कर रहे हैं। लेकिन उस पंजाब को बदनाम करने का काम आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी किया है। इस बात का नहीं, लेकिन ओके, आईपी सिंह यू मेड योर पॉइंट। आईपी सिंह रुकिए, आईपी सिंह रुकिए। कमल मित्रा चुनाव मैं एक बहुत बड़ा बयान लेकर आना चाहता हूं केपीएस गिल का। एक मिनट, केपीएस गिल का एक बयान लेकर आना चाहता हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। केपीएस गिल ने सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ पार्टियों के आने से पंजाब एक बार फिर से आतंकवाद की तरफ जाते हुए दिखेगा और एक बार फिर से आतंकवाद बढ़ेगा। खालिस्तान की तरफ उनका इशारा था, आम आदमी पार्टी से जोड़कर। बहुत बड़ा बयान था उनका। मैं तो इससे पहले पंजाब पे बोलता हूं, पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में जो बयान आया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें राहुल गांधी ने सीधा इशारा किया कि यदि आप आएगा तो वायलेंस, मतलब
मारपीट इत्यादि बढ़ेगी और कुछ लोगों ने जोड़ के कह दिया कि आतंक भी बढ़ जाएगा। अब राहुल गांधी ठीक है, बड़े नेता बन रहे हैं सब कुछ, मगर उनको ये नहीं कहना चाहिए। वो भी जानते कि 1984 में तो आपकी तारीफ तो करेंगे नहीं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो तो आपकी तारीफ तो करेंगे नहीं, मगर 1984 में कांग्रेस ने क्या किया दिल्ली, कानपुर इत्यादि में, वो जानते हैं। तो ये एक बात को क्यों उठाते हैं? दूसरी बात गोवा की, गोवा में आपकी संगठन नहीं है और कमजोर है। गोवा में राजनीति है कि पंचायत में यदि आपका बोलबाला हो तो उस इलाके में आपकी विधायक चुनने आसान है। ठीक है, मगर ये गोवा में नहीं है क्योंकि आप बाद में आई है और इसीलिए और आईपी सिंह साहब, आपके लिए एक और दिक्कत है कि आरएसएस का बड़ा टुकड़ा बीजेपी से टूट गया है। चलिए ठीक है, वेलिंगर साहब टूट गया, सर आप बड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, आपको नुकसान होगा। ठीक है, संसार सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जैसे आप केपीएस गिल जी ये कह रहे ने या दूसरे बंदे ये कह रहे ने कि पंजाब के अंदर दोबारा अतवाद आ जाएगा। अतवाद ना पहले रहा है, ना होना है ते ना आ सकता है। ये जेडे अतवादी केपीएस गिल अगर गल कर रहा है तो केपीएस गिल नूं ये ध्यान रखना चाहिए कि तैथों बड़ा अतवादी कोई नहीं हो सकता सीगा। एक ते तू निर्दोष लोगों नूं मारिया, दूजा एक औरत नूं, आईपीएस औरत सीगी मिस दियोल, और ओनू दियोल सीगी, ओदे शरेआम उसने ओनू किसी पार्टी दे विच छेड़िया। क्या अतवादी तेरे तो भी वड्डा हो सकता है कोई? इस करके पंजाब दे लोग नहीं, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा। पंजाब दे लोग जेडे इंसाफ पसंद सी, इंसाफ है अरे निर्दोष बंदियां नूं मार के की तुसी ये दस नहीं सकते हो कि उस टाइम जदों ये कहने हो तुसी कि भी अतवाद सी, अतवाद नूं बदनाम जो आप कह रहे आतंकवाद नहीं आएगा, जो अपनी हकी मंगा मनते सी। संसार सिंह साहब आप कह रहे आतंकवाद नहीं आएगा? नहीं आएगा। चलिए ठीक है, पहले था ना, लेकिन यूपी में कौन आएगा इसकी बात करते हैं। और इसके पहले कि यूपी की हम बात करें, जरा हम दिखाना चाहते हैं कि आज रोड शो में अखिलेश यादव ने क्या कहा है और किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है। जरा ये देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जब कभी ये साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी खुशी में, उत्साह में, जोश में हैंडल छोड़ के भी पैडल तेजी से और साइकिल को तेजी से ले जाते हैं। लेकिन अब तो साइकिल के साथ हैंडल पे हाथ भी है, तो सोचो रफ्तार क्या होगी। तो हाफिज सिंह साहब सीधा इशारा था कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी हाथ छूट जाते हैं, लेकिन इस बार हाथ उनके पास है और हाथ हैंडल पकड़े हुए हैं और इन दोनों के आगे आपकी नहीं चलने वाली। देखिए गौरव जी, मैं एक जरूर आपसे आज निवेदन करूंगा, बड़े बड़े पत्रकार हैं आप देश के, आप 11 मार्च को मुझे जरूर बुलाइएगा और देखिएगा कि 11 सीटों के बीच ये गठबंधन न सिमट जाए। उस दिन श्री अखिलेश यादव जी की आंख खुलेगी, क्योंकि 5 सालों तक सर आपने तो बहुत दे दी। केशव प्रसाद मौर्य तो 50 सीटों में तीनों पार्टियों को लपेट रहे हैं। लोक सेवा आयोग 50 सीटों में तीनों पार्टियों को निपटा रहे हैं। उन्होंने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 50 सीटों के अंदर निपट जाएंगे। में लूट किया है आपने, एक इन जगह नहीं छोड़ी कि जहां आपने लूटा ना हो। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है और इस गठबंधन को सबक सिखाएगी। सर बीजेपी ने तो पूरे देश को लूटने का काम किया है। नोटबंदी, भ्रष्टाचार, अच्छे दिन आने वाले के नाम पे पूरे देश को लूट लिया। अभी यूपी में पूछेंगे आपसे, आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना, सब पूछेंगे आपसे। साइकिल से चलने के लिए पैसे नहीं थे, अरबों का कारोबार उनका भाई आनंद जो 14,000 रुपए की नौकरी करता था, बढ़ई था नोएडा ग्रेटर अथॉरिटी में, आज अरबों खरबों की संपत्ति के साथ रियल एस्टेट का कारोबार दुबई में बैठ के करता है। ये पैसा कहां से आया? मायावती के ज्यादा पैसा तो कांग्रेस या बीजेपी के पास आता है। आंकड़े बता दूं जो उस दिन आप लोगों ने हमारी सरकार पे लगाए थे, आपकी नेता सरकार पे लगाए थे। साहब एक मिनट बता दूं, क्यों नहीं कांग्रेस से पूछा कि इतना पैसा 398 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कैसे फंड आता है और अपना आंकड़ा क्यों नहीं बताया 2 समथिंग करोड़ का? ठीक है, ओके आईपी सिंह एक मिनट, आईपी सिंह एक मिनट, आती है। दूसरी पार्टियों पर तो इल्जाम लगाना बहुत आता है तुम लोगों को।
हाँ, लेकिन एक आरोप तो बीएसपी पर है और बीएसपी ने खुद बताया, ऋतु सिंह, मैं उसके बारे में आपके पास आऊंगा। चंदा आपके पास 20,000 से ऊपर कोई आया नहीं पिछले 10-11 सालों में। मैं तो कांग्रेस और बीजेपी का भी आंकड़ा बता दूं कि कितने का उनके पास अननोन सोर्सेज से 70% आया, 70% आया बीजेपी के पास, लेकिन आपके पास 100% आया, आपके पास 100% आया। पैसा इनके पास आता है। चलिए ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा पैसा आप लोग, और ये 3 बड़ी कंपनियां आपको फंड देती है, चंदा देती है, मुझे बताएंगे। और इनका निर्यात सबसे नंबर 1 है। और बनते हैं क्या कहते हैं, गाय के वो क्या कहते हैं, उसको गाय माता मानते हैं। ओके ऋतु सिंह आईपी सिंह रुकिए। अफजल साहब बताएंगे अपने आंकड़े, मैं बताऊं अपने आंकड़े कितने हैं। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक जूही सिंह जी से एक प्रतिक्रिया लूं। जूही सिंह, केशव प्रसाद मौर्य 50 सीटें दे रहे हैं और आईपी सिंह साहब थोड़ा बड़ा दिल करते हुए 90 से 100 सीटें दे रहे हैं। इसके ऊपर आप लोगों का कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में? गौरव जी देखिए, ये भाई बहन की लड़ाई है, इसमें समाजवादी क्या टिप्पणी करे, इसीलिए तो हम सरकार बना रहे हैं और बहुमत की सरकार बना रहे हैं। इन लोग का तो चलता रहेगा। आज आईपी सिंह बोल रहे हैं कहीं चुनाव में जरूरत पड़ गई बीएसपी की तो थोड़ा कम बोल, नहीं वो आपको 100 सीटों से ज्यादा देंगे नहीं रहे। एक मिनट ऋतु जी एक एक करके बात करते आ रहा हूं मैं। जूही सिंह 100 सीटों से ज्यादा नहीं है आपके पास। इन लोगों की जरूरत जूही जी उसको पड़ती है, जिसने कुछ काम नहीं किया। नहीं कह रहे हैं, अहम से नहीं कह रहे हैं, जमीन पर काम करके कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री हर विधानसभा में खुद जा रहे हैं। तभी मेट्रो पूरी नहीं हुई, उद्घाटन इसका हो गया, बताइए ना। मेट्रो पूरी नहीं हुई, उद्घाटन पहले कर दिया जल्दीबाजी में। हाँ, मेट्रो के लिए रेलवे से परमिशन चाहिए होती है। जैसी जो आपने साइकिल को पंचर कर रही थी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? केंद्र सरकार के पास मैं आपसे पूछ रही हूँ उसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब वो आपके टायर को पंचर कर रही थी, आज इसके साथ खड़े हुए। अरे वो तो आज उन्होंने हैंडल पकड़ा हुआ है। ये ना हो कि आज उन्होंने हैंडल पकड़ा हुआ है। अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं और ये यूपी में ही रह जाए। मीम अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं। मीम अफजल साहब बताइए सर, ये तो सवाल आपको चुभता रहेगा 11 मार्च तक, उसके बाद भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि क्यों गठबंधन किया, और आपको हर बार जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बताइए, मुस्कुरा रहे हैं सर आप। देखिए, गठबंधन हमने उत्तर प्रदेश के आवाम के भले के लिए किया है और हम ये चाहते हैं कि वह सांप्रदायिकता का खात्मा हो और जात पात का जो ये सिस्टम चला हुआ है उसको रोका जाए। इसलिए हमने हाथ मिलाया और जो लाइक माइंडेड लोग थे उन्हीं के साथ हाथ मिलाने का काम किया। मैं उसके बाद दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, करप्शन की बात हो रही थी। कोई कह रहा है इतना रुपया आपके पास है, इतना रुपया आपके पास है। अभी नोटबंदी के दौरान एक खबर आई थी। खबर क्या आई थी, टेलीविज़न चैनल पर एक आदमी आ गया था जिसका नाम कुछ शाह था, शाह, और उसको इस टीवी के चैनल से ही, आपके स्टूडियो से ही उसको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार होने से पहले उसने जो कुछ कहा था, उसने 15,000 करोड़ रुपया जो है ब्लैक मनी वो डिक्लेयर की थी। वो आदमी आज तक पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए कि उसने कहा था कि इसके अंदर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। वो गुजरात का रहने वाला था वो, और उसका नाम भी कुछ मिलता जुलता था भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर से, और चर्चाएं भी बहुत सारी हुई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये करप्शन की जो बात करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कई बड़ा दावा किया था कि हम 3 लाख से 4 लाख करोड़ जो है ब्लैक मनी पकड़ेंगे। आईपी सिंह साहब मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दें। एक तो ये बता दें कि आपकी सरकार ने कितनी ब्लैक मनी पकड़ी अब तक। टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आपने 3,000 साढ़े 3,000 से ज्यादा ब्लैक मनी जो है वो पकड़ी नहीं है, जिसका 75% हिस्सा सोना और चांदी है, कैश नहीं है। दूसरी अहम बात, ये 15,000 करोड़ का जो इसने डिक्लेरेशन किया था, ये पैसा वो किसका लेकर के आ रहा था, जो वो वाइट करना चाहता था, जिसको वो बाकायदा एक स्कीम के तहत उसका टैक्स अदा करके वो उसको वाइट करना चाहता था। वो आदमी कौन सी जेल में है, अब तक उस पर कितने मुकदमे बने, उससे इंक्वायरी करने के बाद किस किस के नाम सामने आए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार है और अगर मोदी जी वाकई करप्शन के खिलाफ हैं, तो उस शाह के बारे में पूरा बयान दे और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके रिश्ते किन किन पॉलिटिशियंस से थे। ठीक है, आईपी सिंह साहब से जवाब लेते हैं सर। आईपी सिंह जवाब दीजिए। बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। देखिए, लाखों लोग होंगे जिनका नाम मीम अफजल भी होगा, खान भी होगा और अंसारी भी होगा। लाखों लोग ऐसे होंगे जो सिंह की भी टाइटल लिखते होंगे। और 3.25 साल पहले कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और कहीं प्लांटेड स्टोरी 15,000 करोड़ लेकर आई। तो क्या ये कांग्रेस को इस बात का पता नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था?
और इस छोटी Planted छोटी story बातों है। को पकड़ कर ये planted नीम story साहब है। जैसे लोग भाई, आपकी देश ईडी के ने उसको बड़े गिरफ्तार चैनलों किया पर है। उस बात की चर्चा आपके करते लोगों हैं, ने, आपकी तो सरकार ने तकलीफ उसको गिरफ्तार होती किया है। कि बिना तथ्यों के इस तरह की बात उठाना कहीं भी वाजिब नहीं होता है और इस बात को मैं खारिज करता हूं। नहीं आईपी सिंह साहब डिक्लेरेशन था, आईपी सिंह साहब क्या? डिक्लेरेशन था और उसे गिरफ्तार किया गया था। नहीं लेकिन हम दूसरे हम यूपी पर लौट के आते हैं। क्लियर किया है। यूपी आईपी सिंह साहब कि ये अभी अनंत पे इल्जाम लगा रहे थे। मुझे ये बताएंगे कि जितने पूंजीपति हैं, ये मोदी के जितने अंबानी शंबानी टाटा बिरला है, ये कैसे अमीर बन गए? दूसरों पे इल्जाम बताएंगे। आपके गले मिलते नजर आते हैं मोदी जी। ऋतु सिंह उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बताएंगे कैसे अमीर बन गए? ऋतु सिंह उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या उनसे कमीशन खा रहे हैं? भाजपा उनसे 3 गुना प्राइस लेकर जमीन दे उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना। वो पैसे की कमाई आज भी मायावती जी को आती है। ये जेपी इंडस्ट्री कहां थे? नहीं ऋतु सिंह एक मिनट आईपी सिंह अच्छा ऋतु सिंह सुनिए 10 बार आपके अकाउंट में करोल बाग की शाखा में बीएसपी के अकाउंट में पैसा आया था नहीं आया था? नहीं आया था नहीं चोरी नहीं था लेकिन 500 और 1000 के नोट में आया था कि नहीं आया था? कहीं से पकड़ा था, कहीं रखा हुआ था? नहीं। बैंक में अगर कोई पैसा जमा कराए तो उसे काला धन नहीं बिल्कुल नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अनंत जी का भी जो पैसे की बात करते हैं वो भी उन्होंने मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं है। मैं कहां कह रहा हूं काला धन है? एक मिनट आईपी सिंह रुकिए। लेकिन आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि पिछले 10 से 11 सालों में 20,000 रुपए एक चंदा नहीं मिला कहती है, और वही पार्टी 100 करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोटों में अगर बैंक अकाउंट में जमा कराती है तो ये विरोधाभास नहीं है मैम? मैं इनसे ये विरोधाभास नहीं है। ना माने इस बात को कि ना आप कांग्रेस और बीजेपी से आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 85% चंदा इनका आता है, 3 का कुछ करोड़ मतलब इनका आता है, और बीजेपी का 2168। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। 65% इनके पास चंदा कहां से? इन्हें चंदा वो देते हैं एनआरआई, हमारे पास कोई एनआरआई से, और सिर्फ वो लोग चंदा देते हैं जो गलत काम करते हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। ऋतु सिंह इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे। ऋतु सिंह गाय भैंस की जो बातें करते हैं उनसे जो निर्यात जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना वो भी एक हिंदू समाज। ऋतु सिंह इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। वो आपको पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ऋतु सिंह इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे उत्तर प्रदेश में, या कोई ऐसा भी मुद्दा है जिससे लोगों का भला हो? क्यों? इससे क्या डर लग रहा है कि इनकी पोल खुल रही है बीजेपी की कि ये बताए ना? दूसरों के आंकड़े तो बहुत जल्दी बताते हैं। सपा और भाजपा के वो बीएसपी के तो आंकड़े जरूर बताते हैं। कांग्रेस और अपने आंकड़े भी बताए कि तो आपके पास पैसा नहीं तो अच्छी बात है ना, आप सब आरटीआई के दायरे में आ जाइए, बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके 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 समय खत्म हो चुका है। ऋतु सिंह समय खत्म हो चुका है। ऋतु सिंह समय खत्म हो चुका है। माफ कीजिएगा ऋतु सिंह समय खत्म हो चुका है। आईपी सिंह साहब शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महामुकाबला कुछ ऐसा ही हीटेड दिख रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में भी, और बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी हमारी बहस भी, और बहुत ज्यादा टफ ये फाइट भी दिख रही है उत्तर प्रदेश में, साथ ही पंजाब और दूसरे राज्यों में भी। लेकिन जी बिजनेस आपको रेस 2017 यानी 2017 के इस रेस का हर अपडेट देता रहेगा। बिग स्टोरी डिबेट में से नमस्कार।